देखिए बेटा, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मैंने लिख दिया, आरसीओएम वेक्टर इसके बराबर होगा। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो वीसीओएम किसके बराबर आ जाएगा? ये नहीं पता, उधर बस पे यहाँ पे वो रखे थे मैग्रीज। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सब पे ले जाएंगे डिफरेंशिएशन। m1 dr1 वेक्टर बाई डी टी प्लस m2 dr2 वेक्टर बाई डी टी, ठीक है, अपॉन टोटल मास। तो ये कितना बन जाएगा आपका? m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस mn vn वेक्टर अपॉन टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस mn बन गया। ठीक है, अब इसी से आप एक्सलरेशन निकाल लीजिए सेंटर ऑफ मास का। एक्सलरेशन क्या होगा जब इंडिविजुअल पार्टिकल का पता है आपको? तो डी वी सी ओ एम वैक्टर बाई डी टी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, इस तरह से n तक चला जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा इसको? अब देखो, ये तो डेफिनेशन से निकल के आया। जैसा इस तरह से आपने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया, तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सलरेशन के फार्मूले यही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकते, अगर हम वेलोसिटी और एक्सलरेशन की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो अब देखिए, जो नीचे जो टोटल मास बन गया, ये तो है इंपॉर्टेंट, इसमें कोई नहीं आए किसी को, ऐसी कोई बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल सकती है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एक्सलरेशन पता है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन निकल सकता है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ आपको कि इस टोटल मास जो नीचे बन गया, इसको आप इस साइड ले जाइए। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किसी को भी, सबको आती है चीज। m1 a1 प्लस m2 a2 क्या बन जाएगा? टोटल मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर बन जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ तो हर पार्टिकल फॉलो करता है, तो ये पॉइंट मासेस का ही सिस्टम था, तो हर पॉइंट मास आपका क्या करेगा? न्यूटन्स के सेकंड लॉ को फॉलो करेगा कि m1 a1 वेक्टर क्या होगा? उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स होगा। ठीक है ना? ये सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है ना बेटा, ये सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है जिनके आपने पोजीशन वेक्टर लिखे हैं r1 r2 r3 rn, इस तरीके से। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम पर m1 a1 वेक्टर किसके बराबर होगा? m1 a1 वेक्टर होगा आपका एक्सटर्न, वन पे लगने वाला नेट फोर्स। वन पे लगने वाला नेट फोर्स कौन सा होगा? एक्सटर्नल होगा। वन पे सेकंड पार्टिकल के कारण फोर्स लग सकता है, थर्ड पार्टिकल के कारण लग सकता है, nth पार्टिकल के कारण लग सकता है। ठीक है ना? तो ये आपका किसके बराबर आ गया? m1 a1 वेक्टर के बराबर आ गया, इसको अलग से लिख देंगे, m1 a1 वेक्टर के बराबर आ गया। इस तरह से m2 a2 वेक्टर क्या हो जाएगा? ये आपका 2 पर 1 के कारण, 2 पर 3 के कारण, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा m2 × a2 वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से चलती जाएगी। बट जब आप इन सबको, ये आपको तो एडिशन निकालना है इन सबका, m1 a1 प्लस m2 a2, इन सबका एडिशन निकालना है। ठीक है, तो आप जब इसको ऐड करोगे, तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज ऑफ ए सिस्टम विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 1 और 2 है, तो 2 और 1 भी है, और 1 2 पे जितना लगाता है, 2 1 पर उतना ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो इसलिए सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस, कौन सा सिस्टम है ये? सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स में, जो आपने सिस्टम लिया था एन पार्टिकल्स का, इसमें सारा इंटरनल फोर्सेस का सम 0 हो गया। ये आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू, इधर क्या बन गया है? m1 a1 प्लस m2 a2। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल पार्टिकल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। किसी भी सिस्टम पर, अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बेटा, कहीं मैंने नहीं माना कि रिजिड बॉडी होनी चाहिए या किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप कोई भी सिस्टम लो, सिस्टम पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम निकालने के लिए
आपको केवल उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखने की जरूरत है। तो आपको सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम निकल के आ जाएगा। आ रहा है ना इक्वल, आप दोनों को इक्वल कर दो 1 और 2 से। तो लिख भी देंगे इसको एक बार, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमने क्या निकाल लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने निकाल लिया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या निकाल लिया है कि समीशन एफ एक्सटर्नल वेक्टर, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम किसके बराबर हो रहा है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसलिए बेटा वो डिफाइन किया गया कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को निकालने वाला कोई पॉइंट मिल सकता है क्या। तो ऐसे ऐड करने पर दिख रहा है हमको कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को उसी तरह से डिफाइन करें, कैसे M1 R1 प्लस M2 R2, तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। अगर वैसे डिफाइन नहीं करोगे तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है जो हमको सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम एक बार में बता देता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वहां पे सारा मास मान लिया है, ऐसा कुछ जरूरत बोलने की हमको लग नहीं रही है इसमें। ठीक है ना। इसको आप सीधा फंडा क्या है कि आपको किसी सिस्टम का ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट का एक्सप्रेशन निकाल के आप सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उसको जिस तरह से डिफाइन किया गया ओरिजिनली, ठीक है, वैसे आप डिफाइन करेंगे। अगर आप वैसे नहीं डिफाइन करते हैं तो फिर ये नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरह की सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन तक बेटा, इस फार्मूले के डेरिवेशन तक किसी का कोई डाउट तो आप